नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बात सबसे पहले करते हैं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। दरअसल यूपी में मिशन 2022 में हुंकार भरने जा रही है ओवैसी की पार्टी। बिहार में महागठबंधन का सपना चूर करके यूपी में दम दिखाया जाएगा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी एआईएमआईएम। बिहार में शानदार प्रदर्शन के बाद मिशन यूपी में जुटे हैं ओवैसी। एआईएमआईएम की प्रदेश इकाई की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का फैसला किया गया है। 2022 में सपा, कांग्रेस और बीएसपी को झटका दे सकती है एआईएमआईएम। अगर मुस्लिम वोट ओवैसी को मिलता है तो जाहिर तौर पर सपा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है एआईएमआईएम और इसीलिए उत्साहित एआईएमआईएम 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है, मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी पर भरोसा करता है, तो जाहिर तौर पर नुकसान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को हो सकता है। क्योंकि तीनों ही पार्टी का जो वोट बैंक है वो एआईएमआईएम के वोट बैंक से मिलता है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें सीमांचल से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी। हालांकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन एआईएमआईएम करेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ वहां पर देखने को मिला, आरजेडी और कांग्रेस को हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से कई वोट एआईएमआईएम को ट्रांसफर हो गए थे और ऐसा ही यूपी में भी देखने को मिल सकता है अगर एआईएमआईएम की पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरती है। और ये साफ हो गया है, चूंकि खुद यहां पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया है कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम लड़ने जा रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं लाइव। ब्रिजेश, जाहिर तौर पर ये जो ऐलान है 2022 के मद्देनजर, ये बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को होने जा रहा है। देखिए मनु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर सियासी बिसात बिछाई एआईएमआईएम ने, उसके बाद उसको बड़ी कामयाबी, खासकर सीमांचल के अगर सीमांचल के हिस्से की बात करें जो आखिरी चरण में चुनाव हुआ, उसमें बड़ी कामयाबी एआईएमआईएम को मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 5-6 सीटें उसने हासिल की वो तो की ही, इसके साथ ही अगर देखा जाए आरजेडी का एक तरह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो एआईएमआईएम ने किया। तो ये अपने आप में महागठबंधन की गणित बिगाड़ने के लिए ओवैसी की पार्टी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस पूरे उसमें। अब जिस तरीके से एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ने का ऐलान कर रही है, तब इसके पीछे के सियासी मायने समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक इस वक्त 2 राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द घूमता है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, अगर वाकई में उसने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा तो इससे इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और सीधे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा, जितना ओवैसी मजबूत होगा उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक तरह से बीजेपी के लिए ग्रीन कारपेट जैसा होने जा रहा है। इस खबर को और बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं आपके साथ, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो M+Y का फैक्टर हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। बीएसपी की बात करते हैं तो मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण का गठजोड़ हमेशा साथ रहा है। लेकिन चूंकि अभी हाल ही में बीएसपी के जो प्रमुख है मायावती, उनका खुद ये ऐलान हुआ था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए, तो माना जा रहा था कि मुस्लिम वोट तो पहले से उनसे छिटक चुका है। तो कुल मिलाकर कहें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान अभी फिलहाल दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी को ही दिखता है। देखिए मनु, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उपचुनाव के समय अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिसमें अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मंशा थी, एक मैसेज देना था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बात को लेकर के सतर्क हो जाए कि अगर बीएसपी बीजेपी की तरफ जा रही है तो मुस्लिम वोट बैंक का डाइवर्जन जो है, कन्वर्जन जो भी है वो सपा की तरफ हो।
तो ये कोशिश समाजवादी पार्टी के लगातार रही है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर एकमुश्त बीएसपी में बंटने की बजाय अगर सपा की तरफ आता है तो सपा के लिए विन विन पोजीशन होगी। लेकिन अब जिस तरीके से अगर ओवैसी की पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ, तो मुस्लिम वोट बैंक का डिवाइडेशन हो सकता है, और अगर डिवाइडेशन होता है तो सीधे तौर पर उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी 2022 के लिए खासी उम्मीदें सजा करके रखी है, लेकिन अगर ओवैसी मजबूती के साथ लड़ते हैं तो उसके बाद सपा को नुकसान भी हो सकता है और 22 का समीकरण अपने आप में बदला हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ब्रिजेश, चूंकि 2022 में अब ज्यादा वक्त रहा नहीं है, आज हालांकि पहली बैठक हुई है एआईएमआईएम की, तो क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा या अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहीं से चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है। अभी सिर्फ ये कहा गया है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी को अपना जनाधार आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल यहाँ पर अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया जी, खबर यह है कि एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, प्रधानी, ब्लॉक कमेटी, बीटीसी, कोई भी लड़ सकता है। इसमें सबको लड़ने का राइट है। यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसी को भी दिक्कत क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ रहा है। भाई लड़ रहा है, लड़ने दीजिए ना, सब लड़ते हैं। लेकिन जनता देखती है कि जो समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा जनता के विकास के लिए काम किया है, जनता की उन्नति के लिए काम किया है, समाज। अनुराग जी, दिक्कत देखिए बिहार में हो गई ना आरजेडी को, तो इसीलिए दिक्कत यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो सकती है। नहीं, मैंने क्या बोला? समाजवादी पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाएगी, जनता की रोजगारी के लिए, जनता कोरोना काल से जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो सरकार फेल हुई है, हम इन मुद्दों को लेके समाज चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी। हमें कोई लेना देना नहीं कौन लड़ रहा है। हमें अपने से मतलब होता है, जनता का मतलब होता है। जनता का हम हित करने की कोशिश करते हैं, जनता को, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर पूछिए। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है, अनुराग जी, जब उपचुनाव में अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है जिसमें कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि बसपा ने जब तुलना किया और बीजेपी को बेहतर बताया समाजवादी पार्टी से, तो आपने उसे बी पार्टी करार दे दिया, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक हो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो जाए, उपचुनाव में आपको नुकसान हो। अब ओवैसी भी आ रहे हैं, यानी कि आपकी तरह आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए बीएसपी पहले क्या कम थी, जब ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आ रही है? आपको लगता नहीं मुस्लिम वोटों का डिवाइडेशन होगा? अनुराग भदौरिया का संपर्क टूट गया है जाहिर तौर पर, लेकिन मुश्किलें यहां पर पूरी तरह से ब्रिजेश नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जो रणनीति है वो बदलेगी समाजवादी पार्टी। देखिए मनु, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव भी एआईएमआईएम ने लड़ा था, लेकिन केवल लिमिटेड सीटों पर लड़ा था, और वहां पर उसको ऐसा भी नहीं कि उसको कई जगह पर बेहतर तरीके से रिस्पांस भी मिला था। 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर जो है उसने उम्दा प्रदर्शन करते हुए दूसरे और तीसरे पायदान पर वो रही थी एआईएमआईएम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम अपनी पहुंच, अपनी अगर जो है मजबूत पकड़ बना सकती है, तो वो सभी राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी होगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में एक विडंबना रही है कि मुस्लिम कभी भी जो है, मुस्लिमों ने किसी मुस्लिम को अपना मेन लीडर नहीं माना है, और यही वजह है कि ओवैसी अभी भी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए, ओवैसी ने लगातार पिछले 10 सालों से कोशिश की है कि मुस्लिमों का एकमात्र रहनुमा, एकमात्र अपने आप को लीडर घोषित करने की जो है कोशिश लगातार करते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे ही नहीं ब्रिजेश, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद तक ओवैसी सीमित रह गए थे और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने उपचुनाव लड़ा, एक सीट जीती भी, तो एक वो ट्रायल के तौर पर देखा गया कि हाँ अब वो कहीं ना कहीं पैठ बना सकती है, और बिहार में सबको चौंकाया जिस तरीके से सीमांचल में 5 सीटों पर कब्जा एआईएमआईएम ने कर दिया। लेकिन बिहार की राजनीति यूपी की राजनीति से अलग है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 2019
2019 में भी चुनाव लड़ा गया था एआईएम की तरफ से, जिसमें खाता नहीं खोल पाई एआईएमआईएम। तो यहाँ पर आपको क्या लगती है कि इतना आसान होने वाला है एआईएमआईएम के लिए? देखिए, राह बिल्कुल आसान नहीं है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि वो आएगी और आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में काबिल सरकार बनाने लायक जो है बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सियासत में बहुत बार आप जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन किसी को हरा पाने का अगर आप मादा रखते हैं तो भी आप सियासत में रेलेवेंट हैं। बिहार में भी यही हुआ। बिहार में महागठबंधन की हार का बड़ा कारण ओवैसी की पार्टी ने अगर 5-7%, 10% अलग अलग इलाकों में अगर आपने वोट हासिल किए हैं तो आपने क्या किया, उसके जरिए से आपने आरजेडी और कांग्रेस को वहां पर जो है कई सीटें ऐसी रही जो नजदीकी अंतर से आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटें हार गई। यानी कि अगर वो सीटें वहां पर एआईएमआईएम नहीं होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तो सबसे बड़ी समझने की जरूरत यह है कि आखिर ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से एक्टिव होना चाह रहे हैं। क्या वोट कटवा के तौर पर, क्या उससे एक तरह से हमेशा से कहा जाता रहा कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं, जहां पर बीजेपी को जरूरत पड़ती है वहां ओवैसी की एंट्री हो जाती है और ओवैसी के आते ही पोलराइजेशन हो जाता है। उस पोलराइजेशन का सीधा तौर पर फायदा बीजेपी को मिल पाता है। तो क्या वाकई में 2022 के लिए ये बीजेपी द्वारा बिछाई गई कोई बिसात है, या इस बार एआईएमआईएम यानी ओवैसी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी धाक, अपनी जो है धमक है वो दिखाने आ रहे हैं? ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि 2022 के जो परिणाम होंगे इसमें तय होगा कि एआईएमआईएम कितनी धमक दिखाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई सीट भी नहीं जीत पाता है, हम बिल्कुल माइनस करके चल रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज, वोट कटवा के अगर भूमिका में रहा तो भी तो नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को हो जाएगा। यानी हर तरह से चाहे वो जीते ना जीते, बल्ले बल्ले तो बीजेपी की दिखती है। बिल्कुल, हम कह भी रहे हैं कि ये ग्रीन कारपेट की तरह है। बिल्कुल ये बीजेपी के लिए ओवैसी का जितना मजबूती के साथ ओवैसी का आगमन होगा उतनी ही ज्यादा आसानी बीजेपी को उत्तर प्रदेश पे होगी। देखिए, बीजेपी यूं तो संगठन के लेवल पे बात करें तो बीजेपी अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आती है। अभी उपचुनाव में भी 7 में से 6 सीटें जीत करके बीजेपी ने साबित भी कर दिया कि ओवैसी आए या ना आए वो अपर हैंड में है, वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। लेकिन अगर ओवैसी आते तो उसका जो नुकसान है वो सपा और बसपा को हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का डिवाइडेशन होता है तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर सपा और बसपा को होगा और सपा की जो भविष्य की उम्मीदें हैं उस पर पानी भी फिर ठीक है। इस खबर के मायने आपसे लगातार हम समझते रहेंगे। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आदिल अलवी। आदिल अलवी जी, खबर ये मिल रही है कि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आप लोग कूदने जा रहे हैं, आप इस पर मोहर लगाने जा रहे हैं? कूदने नहीं जा रहे हैं मैडम जी, जमहूरियत को एंजॉय करने जा रहे हैं जी। ये पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, हर किसी को यह अधिकार है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। हम भी लड़ रहे हैं, हम भी हिस्सा लेंगे उसमें। बिहार में तो आप लोगों ने चमत्कार कर दिया, सीमांचल की 5 सीटें जीत के आ गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग है। यहाँ पर कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है आसान रहा होगी आपकी? नहीं मैडम, हमें आवाम पे पूरा भरोसा है, जनता पे भरोसा है, और जनता का जो भी फैसला होगा हमें उसको स्वीकार करना होगा। यही जमहूरियत की ब्यूटी है। जी आदिल, अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या लिमिटेड सीटों पर, सिलेक्टेड सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे या सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है आपकी? नहीं मैडम, रियलिटी जो है उसी को हम फेस करते हैं और हम बूथ स्तर तक अपना कैडर तैयार कर रहे हैं और 25% से ज्यादा सीट से हम अपने कैंडिडेट जो है देंगे। शुक्रिया आदिल अलवी हमसे जुड़ने के लिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रिजेश, जाहिर तौर पर अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी सीटों पर चुनाव एआईएमआईएम लड़ेगी या फिर जो सिलेक्टेड सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य है, और वो हमें क्षेत्रवार तरीके से बताइए भी कि कहां संभावना दिखती है एआईएमआईएम के लिए चुनौती देने के हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 150 से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग वोट बैंक है।
वो तय करता है कि आखिर कौन प्रत्याशी जीतेगा या कौन हारेगा। वो 150 विधानसभा सीटें फिलहाल अगर देखा जाए तो वो इस वक्त AIMIM के जो है निशाने पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए, आपका अलीगढ़ है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, इस तरह की वेस्ट यूपी सबसे बड़ा हब हो सकता है AIMIM के लिए। उसके बाद पूर्वांचल की तरफ आप चले जाइए, पूर्वांचल में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है आजमगढ़ से अगर आप शुरू करें, आजमगढ़, जौनपुर, उस तरफ के तमाम एरिए ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटों की एक बड़ी तादाद है। तो AIMIM का फिलहाल जो फोकस होगा अपने काडर को, संगठन को इस लेवल पर मजबूत करना, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना और उसके बाद उन महत्वपूर्ण सीटों पर जहां पर वो एक तरह से देखा जाए विनिंग सीट पर जा सकती हैं, उन पर पहले फोकस करने का जो उद्देश्य फिलहाल AIMIM का है। लेकिन अभी से पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज की गई है ताकि 1 साल का वक्त है। अगर 1 साल में आप उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं तो फिर उसके बाद चुनाव का समय नजदीक आने के बाद तय किया जाएगा कि क्या दूसरे कुछ क्षेत्रीय छोटे दलों के साथ, क्योंकि केवल मुस्लिम ही नहीं, आज की बैठक में जो फैसला हुआ है उसमें यह है कि दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, इन सबको मिला करके आप काडर बेस अपना मजबूत कीजिए। और यही वोट बैंक SP और BSP का है और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती अब AIMIM के रूप में इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के लिए हो गई है, सामने आ गई है। शुक्रिया ब्रिजेश इस खबर के मायने समझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। और इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को दे दें कि विद्युत क्षेत्र को PM मोदी की बड़ी सौगात मिली है। 23 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। PM मोदी ने इन योजनाओं का शिलान्यास कुछ देर पहले किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी ने शिलान्यास किया है। सोनभद्र में आपको बता दें कि 14, मिर्जापुर में 9 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। PM मोदी ने महिलाओं से इस दौरान संवाद भी किया। समस्याओं के समाधान में लगातार सरकार जुटी है। प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया है, लाखों लोगों को जल से साफ पानी मिलेगा। आजादी के बाद ये क्षेत्र उपेक्षित हमेशा से रहा है। नदियां होने के बावजूद सोनभद्र प्यासा रहा। यहाँ संसाधन के बावजूद विकास का अभाव था। हर घर में पानी पहुंचाने का संकल्प मोदी सरकार का है। 2 करोड़ 60 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम हमने पूरा किया है। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में अब कमी भी आ रही है। इस तरीके का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। PM मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं, रहीमदास जी ने क्या कहा था। रहीमदास जी ने भी कहा, जा पर विपदा परत है, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और बहनों, रहीमदास जी के इस विश्वास का कारण इस क्षेत्र के अपार संसाधन थे, यहां मौजूद अपार संभावनाएं थी। विंध्याचल से शिप्रा, वेणगंगा, सोन, महानद, नर्मदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मां गंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में 7 लोगों की मौत के बाद भी अयोध्या प्रशासन नहीं जागा है। अवैध शराब के चलते बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से भी सबक नहीं लिया गया है। सवालों के घेरे में एक बार फिर अयोध्या है। पुलाकंदर थाने की पुलिस अभी तक नहीं जागी। मौत की भट्टी चलाने वाला बाराबंकी का बलराम तिवारी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। शराब माफिया के गुर्गे आज भी थाने से नेटवर्क जोड़ने की फिराक में थाने के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ की STF टीम ने छापेमारी कर भारी तादाद में अवैध शराब भट्टी पर छापा मारा था। मौत की फैक्ट्री से जो संलिप्त थे करीब 10 लोगों को जेल भी भेजा गया था गिरफ्तार करके। बाराबंकी से अयोध्या में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाना और अब तक मुख्य अभियुक्त के गिरफ्तार न होने को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग पर
खड़े हो रहे हैं सवालिया निशान। अवैध शराब की बड़ी बरामदगी हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम के द्वारा यशवंतपुरा कलंदर के सहयोग से 240 पेटी अवैध शराब, इसके अतिरिक्त भी 400 लीटर और अवैध शराब ड्रम में थी और 6 ड्रम स्प्रिट जो कि अवैध शराब के निर्माण में प्रयुक्त होती थी, 4 खाली ड्रम, 20,000 बोतलें और ढक्कन, इसके अलावा 3,000 विभिन्न ब्रांड के रैपर। हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, आखिरकार क्या वजह है कि बलराम तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है? अच्छा खासा वक्त बीत चुका है जबकि। बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके से पूरा कारोबार जो कहा जाए कि मौत की भट्टियां चलाई जा रही है, सूबे के तमाम सारे जनपदों में लगातार मौतों के आंकड़े में इजाफा भी हो रहा है। प्रतापगढ़ में हाल में ही दर्जनों लोग जो है एक साथ उनके उत्सव का दांत इंतजार हुआ, उससे भी जो है अयोध्या का प्रशासन अभी सजग नहीं हो रहा है। अगर कहा जाए कि जो अन्य जनपदों के लोग हैं वह भी अयोध्या जनपद में कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त है। बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र का बलराम तिवारी है। 15 सितंबर को जो है इसके तमाम सारे गुर्गे को जो है एसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बावजूद पूरा कलंदर थाने के आसपास आज भी उसके सहयोगी कहीं ना कहीं से विवेचना प्रभावित करने, खुद के बचाव करने को की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं से अयोध्या पुलिस के ऊपर एक बड़ा ही सवालिया निशान है। जिस तरीके से मनोज तमाम सारी मौतों में इजाफा हो रहा है, शराब की भट्टियां चाहे या मौत की भट्टियां जो चलाई जा रही हैं, उन पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि जो मुख्य आरोपी है वह भी अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से पुलिस पर तमाम सारे सवालिया निशान है। निश्चित तौर पर जो है एक बड़ा ही बुरा संदेश है। रामनगरी जहां जीरो टॉलरेंस और तमाम सारी विकास की परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सतर्क अयोध्या में दिखाई देते हैं, वहीं अयोध्या पुलिस इसी पॉइंट पर हमने राघवेंद्र आने वाली थी, क्योंकि हमने देखा है कि हर महीने हर दूसरे महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आते ही रहते हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका है, बलराम की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों पुलिस नहीं कर पा रही है? क्या कहती है पुलिस? बिल्कुल, देखिए मनोज, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं, एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम सारे अधिकारी भी पहुंचते हैं, आईजी, एडीजी, डीजीपी, तमाम सारे अधिकारियों का दौरा लगा रहता है। लेकिन जो यहाँ के पुलिस के छोटे लेवल के अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारियों को न कि सिर्फ गुमराह करते हैं बल्कि संरक्षण भी देते हैं कहीं ना कहीं से इन तमाम सारे शराब माफियाओं को। और न्यूज वन इंडिया ने यही एक अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए जिस तरह से मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं से विराम लगे और ये जो शराब के कारोबारी है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। यही कारण है कि आज न्यूज वन इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस खबर को प्रकाशित कराया है जिसके ऊपर जो यहाँ का स्थानीय पुलिस अधिकारी है वह कहीं ना कहीं से पर्दा डाल रहे हैं। निश्चित है कि जब न्यूज वन इंडिया पर खबर चलेगी तो यहाँ के चाहे वह एसपी हो, राघवेंद्र, प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद हमने देखा चाहे वो गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, जगह जगह छापेमारी प्रशासन ने की, एक एक्टिव वहां पर पुलिस नजर आई है। अयोध्या पर इसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कहती है पुलिस? देखिए बिल्कुल, यह आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ये पूरी तरीके से सोया हुआ है, खासकर उन मामलों में जहां तमाम सारी शराब की भट्टियां चल रही हो। 10-10 लोगों को लखनऊ की जो एसटीएफ यूनिट है उसने न कि सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से भारी तादाद में जो है उपकरण थे उन्हें भी बरामद किया, गाड़ियों को भी बरामद किया, 10 लोगों को जेल भेजा। बावजूद जो मुख्य आरोपी है अगर वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो निश्चित है कि जो यहाँ का प्रशासन है उसको संदेह के घेरे में लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं से उनका संरक्षण भी प्राप्त है। यदि संरक्षण न प्राप्त होता तो अब तक निश्चित बलराम तिवारी जो है सलाखों के पीछे होता। और जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बलराम तिवारी जैसे न जाने कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कच्ची शराब के कारोबार का एक बड़ा जाल बिछाए हुए हैं और जो आम युवा है वो इस शराब की जद में आकर अपने भविष्य को बर्बाद करने में लगा हुआ है। जाहिर तौर पर राघवेंद्र कई सवाल निशान यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई पर कि आखिरकार इतना लंबा वक्त भी जाने के बाद भी मुख्य आरोपी क्यों फरार है, क्यों बलराम तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राघवेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए थे जो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत है और यही वजह है कि अब तक बलराम को नहीं पकड़ा गया है। लगातार छापेमारी हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये बलराम है जिसकी तलाश पुलिस को है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब तक बलराम दूर है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार तमाम आरोपियों को आप पकड़कर जेल भेज देते हैं, लगभग 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस, बलराम तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या
किसी तरह की कोई मिलीभगत है, क्या एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है? वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।